ओके गाइस, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो है रीच लाइन तक किया था, ठीक है। और रीच लाइन का मतलब क्या था कि कंज्यूमर को सॉरी मिस फर्म को जो है कहीं तक जो है प्रोड्यूस करना चाहिए और उसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एमपीएल इज लेस देन जीरो। सिमिलरली यहाँ पे एमपी के लेस देन जीरो, ठीक है। ओके, तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, ठीक है। तो गाइस ये आपका आइसोक्वांट है, ठीक है। और ये आइसोक्वांट पे अगर आप कोई सा भी एक पॉइंट को लो और पॉइंट को लेके गाइस आप टेंजेंट अगर लोगे तो आपको जो है उसका क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है तो इस पॉइंट पे भी क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। तो गाइस आखिर में इसका स्लोप का मतलब होता क्या है, व्हाट डू मीन बाय द स्लोप, ठीक है। तो स्लोप का मतलब है कि किस रेट से कैपिटल और लेबर सब्स्टिट्यूट हो रही है। गाइस आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर लेबर 1 है तो यहाँ पे 4 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो अगर मैं k बाय एल रेशियो निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 4/1, और यहाँ पे अगर मैं k बाय एल निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/4। तो गाइस 4/1 इज ग्रेटर देन 1/k। तो इसका मतलब है कि स्लोप यहाँ पे ज्यादा है और स्लोप यहाँ पे कम है। तो जब भी हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द स्लोप इज बिग डिक्रीज। और गाइस जब स्लोप डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अब हम जो है सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्लोप ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पावर ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया गाइस कि यहाँ पे एक कैपिटल 4 लेबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल तो कम है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका जो सब्स्टिट्यूशन पावर है वो कम हो गया। तो सिंपल में गाइस इन लेमन टर्म स्लोप ऑफ आइसोक्वांट का मतलब होता है कि रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, किस रेट से जो है कैपिटल और लेबर सब्स्टिट्यूट होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप। दूसरी बात कि अगर हम आइसोक्वांट में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तब आपका जो स्लोप है वो डिक्रीज हो जाती है। स्लोप डिक्रीज हो जाती है, इसका क्या मतलब है कि उसका डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। ओके, तो गाइस ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट डिक्रीजेस एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द आइसोक्वांट, शोइंग द इंक्रीजिंग डिफिकल्ट इन सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिफिकल्ट अब मीन्स सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट हियर, क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कम है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइस इसका जो फॉर्मूला आता है एम आर एस इक्वल टू माइनस डेल के बाय डेल एल, ठीक है। तो ये गाइस आपको याद रखना है कि एम आर एस इक्वल टू एम पी एल बाय एम पी के। MRS between labor and capital, is equal to what? MPL by MPK. Similarly, MRS between capital and labor, तो ये क्या बन जाएगा MPK by MPL। तो गाइज ये L फर्स्ट में है ना, तो इसीलिए यहाँ पे L आएगा। अगर यहाँ पे K होगा तो फर्स्ट K, जैसे यहाँ पे फर्स्ट में K है तो MPK यहाँ पे फर्स्ट में आएगा, ठीक है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, MRS इक्वल टू MPK डिवाइडेड बाय MPL, ठीक है। और गाइस जब हम कॉस्ट लाइन को यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे तो फिर आप W/R आ जाएगा। तो अभी गाइस हम लोग कॉस्ट लाइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट लाइन को हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। अभी जस्ट आपको इतना याद रखना है कि MRS फ्रॉम लेबर टू कैपिटल इज इक्वल टू MPL बाय MPK। अगर यहीं पे गाइस MRS KL अगर पूछा जाता तब आपका होता है MPK डिवाइडेड बाय MPL, ठीक है। सो MRS इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, ठीक है। और गाइस यहाँ से आपको जो है ना ग्राफ से दिख भी रहा है गाइस, यहाँ से जैसे ये वाला पॉइंट, सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गाइस अगर मैं निकालूंगा तो दिस इज व्हाट डेल के, दिस इज डेल एल, ओके। सो दिस इज डेल के, दिस इज डेल एल।
तो ये आपका डेल के, ये आपका डेल है, सो दिस इज थीटा। और गाइस स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, सो डेल के बाय डेल एल। ठीक है, तो गाइस ये आपका क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा, डेल के बाय डेल एल। ठीक है, ओके ओके। ओके गाइस, अगर मैं रिच लाइन पे अगर एमआरएस निकालूंगा तो क्या होगा, जीरो होगा ना। रिच लाइन आपका ये था, और हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, एमपीएल इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे एमपी के इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं एमआरएस निकालूंगा L2 के, तो क्या हो जाएगा, एमपीएल डिवाइडेड बाय एमपी के। एमपीएल क्या है, जीरो है, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बाय समथिंग जीरो। सिमिलरली एमपी की अगर हम, और यहाँ पे एमपी की का वैल्यू क्या है, जीरो इन दिस रिज लाइन। ओके, तो गाइज अगर मैं इसका एमआरएस निकालूंगा के टू एल, तो ये क्या बन जाएगा, एम पी के डिवाइडेड बाय एम पी एल। तो ये जीरो बाय समथिंग दैट इज जीरो। ठीक है, तो गाइस आपको याद रखना है कि अलोंग द रीच लाइन जो एमआरएस का वैल्यू है वो जीरो होता है। ठीक है, एमआरएस का मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रेट। किस चीज का सब्स्टिट्यूशन, लेबर और कैपिटल का, कि किस रेट से सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो रिच लाइन में है उसका जो सब्स्टिट्यूशन पावर है वो जीरो होगा, एमआरएस जीरो होगा इन द अपर रिच लाइन एज वेल एज इन द लोअर रिच लाइन पे भी इसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ओके ओके। गाइस अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिससे गाइस ये था ना, ये वाला, जिससे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, सब सब्स्टिट्यूट हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, दैट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बट गाइस ये जो है ना, ये सब्स्टिट्यूशन जो है उतनी एफिशिएंट नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है। इसका क्या मतलब कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, ओके, तो इसीलिए गाइस एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें कुछ डिफेक्ट है, सीरियस डिफेक्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। गाइस एमआरएस का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कितना रेट से सब्स्टिट्यूशन हो रही है बिटवीन द लेबर एंड कैपिटल अलोंग द आइसोक्वांट कर्व में। तो इसमें जो है इकोनॉमिस्ट ने पाया कि कुछ डिफेक्ट है इसमें, इसीलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही एफिशिएंट है और एक बेटर मेजर है, बहुत ही बेटर मेजर है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गाइस ये भी जो है सब्स्टिट्यूशन के रेट को मेजर करता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन कैपिटल बाय लेबर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एमआरएस। सो इसका गाइस फॉर्मूला होता है दिस डी के बाय एल divided by KL divided by DMRS divided by MRS. ठीक है, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, परसेंटेज चेंज इन द कैपिटल डिवाइडेड बाय लेबर, कि कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है लेबर और कैपिटल के बीच में, डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द एमआरएस, और एमआरएस पे कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो जब हम लोग गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, तो ये वैल्यू जो है आपका सब्स्टिट्यूशन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और गाइस ये जो यूनिट फ्री है, ठीक है, elasticity of substitution is a unit free measure. Okay, okay. और एक कॉन्सेप्ट गाइस यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी क्या होता है, factor intensity is in any process is measured by the slope of line through the origin representing a particular process that the factor intensity is a labor capital ratio or not. Guys, सिंपल, जैसे ये वाला है, ठीक है, ये वाला कर्व है। तो गाइस यहाँ पे क्या था, 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट ऑफ लेबर। तो गाइस अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर किया, लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस पॉइंट इज P2, तो भाई P1 का क्या मतलब है, P1 का ये मतलब है कि एक यूनिट आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए
4 यूनिट ऑफ कैपिटल और 1 यूनिट ऑफ लेबर की जरूरत है फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट P1. सिमिलरली पॉइंट P2 का क्या मतलब है कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल प्लस 4 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए 1 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ गाइस P1 एंड P2. तो गाइस इसी से अगर हम लोग एक पॉइंट अगर एक लाइन अगर खींच लेंगे ये वाला, तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन. तो ये लाइन गाइस इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन को अगर खींच देंगे ना, तो ये लाइन इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल प्लस 4 यूनिट ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड टू मेक द 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो गाइस यहां से ये जो है ना 4 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर, तो क्या आप इससे कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मैं P1 पॉइंट पे प्रोड्यूस करूंगा तो ये जो है कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है. सो दैट्स व्हाई द P1 पॉइंट इंडिकेट व्हाट, दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव. सिमिलरली द पॉइंट P2 में क्या है कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 4 यूनिट ऑफ लेबर. तो गाइस यहाँ पे लेबर ज्यादा है, मतलब जो फैक्टर जो हम एम्प्लॉय किए हैं दैट इज लेबर, यहाँ पे ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लेबर इंटेंसिव एट द पॉइंट P2. ठीक है, तो गाइस आइसो क्वांट कर्व से गाइस आप काफी चीज को जो है ड्राइव कर सकते हो. तो ये आपका आता है फैक्टर इंटेंसिटी. ठीक है, कि आइसो क्वांट से हम फैक्टर इंटेंसिटी को ड्राइव कर सकते हैं. फैक्टर इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि हम किस फैक्टर से, ठीक है, जैसे 4 यूनिट ऑफ कैपिटल 1 यूनिट ऑफ लेबर, तो गाइस ये फैक्टर ही तो है, कैपिटल और लेबर आपका फैक्टर ही तो है. ठीक है, तो वही चीज गाइस आपको बताता है कि जब हम लोग लाइन को ज्वाइन कर देते हैं देन यू विल गेट द फैक्टर. फैक्टर इंटेंसिटी इज द लेबर, इज द कैपिटल लेबर रेशियो. तो गाइस अगर मैं ये वाला पॉइंट पे हूँ, अच्छा लेट से यहाँ पे, हाँ जैसे ये वाला पॉइंट पे हूँ, दिस इज P1 एंड दिस इज P2, और लेट से दिस इज 4, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 4. तो गाइस अगर मैं K1 by L1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4 by 1 दैट इज 4. K2 by L2 अगर निकालूंगा K2 by L2 तो ये क्या बन जाएगा 1 by 4. दिस इज पॉइंट P1, दिस इज पॉइंट P2. ठीक है, तो गाइस क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि K1 L1 इज ग्रेटर देन K2 by L2. तो इसका मतलब है कि K1 मतलब ये वाला पॉइंट जो है कैपिटल इंटेंसिव है और ये वाला जो आपका लेबर इंटेंसिव है. सो दिस इज कैपिटल इंटेंसिव, दिस इज लेबर इंटेंसिव. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इंटेंसिटी. ठीक है, so the upper part of the isoquant includes more capital intensive process and the lower part of the isoquant include the more labor intensive. guys ये वाला पॉइंट क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, और ये वाला पॉइंट लेबर इंटेंसिव. दैट इज द मीनिंग ऑफ अ फैक्टर इंटेंसिटी. ठीक है, ओके गाइस एक एग्जांपल है और एक एग्जांपल को हम लोग करते हैं. एग्जांपल आपको गिवन है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको गिवन है कि x इक्वल टू B0 इंटू LB1 इंटू KB2, K पे पावर B2. गाइस अगर मैं इसका MPL निकालना चाहूं, MPL क्या होगा, MPL इज इक्वल टू डेल x बाय डेल L. अगर इसी को गाइस हम लोग डेल x बाय डेल L करेंगे तो हमें MPL मिल जाएगा, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. सिमिलरली MPK डेल x बाय डेल K कर देंगे तो हमें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा. ठीक है, तो गाइस चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल हम लोग इसको निकालते हैं. ठीक है, तो x इक्वल टू आपको यहाँ पे सिंपली गिवन था कि x इक्वल टू B0 L पे पावर B1 K पे पावर B2. ठीक है, और डेल x बाय डेल L दैट इज योर MPL. तो गाइस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो B1
B1 L पे पावर B1 माइनस 1, और ये तो आपका कांस्टेंट है, दैट इज K पे पावर B2, ठीक है, K पे पावर B2। गाइस क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B0 ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को यहाँ रख लिए, B1 L पे पावर B, तो L पे पावर B डिवाइडेड बाय L, ये -1 है तो L नीचे आ गया, ठीक है, तो ये नीचे आ गया, और K पे पावर B2 आ गया, ठीक है, K पे पावर B2 आ गया, डन, ओके। तो गाइस ये B1 एज इट इज रहा, B1 एज इट इज, ये आपका क्या बन गया, B0 L पे पावर B, K पे पावर B2, K पे पावर B2 एंड डिवाइडेड बाय L, डिवाइडेड बाय L। गाइस ये वाला पॉइंट सेम है ना, दिस इज B1, ठीक है, ये सेम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे B1 इंटू एक्स बाई एल, ठीक है, B1 इंटू एक्स बाई एल। तो गाइस एक्स बाई एल क्या हो गया, दिस इज योर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो ये क्या बन गया B1 इंटू APL, ठीक है, B1 इंटू APL, ओके। सिमिलरली गाइस हम लोग MPK भी निकाल सकते हैं, सिमिलर MPK, तो MPK आपका क्या हो जाएगा B2 इंटू एक्स बाई के, तो ये क्या बन जाएगा आपका B2 इंटू APK, APK मीन्स एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, गाइस एक्स बाई के ये क्या होता है एवरेज ना, सो दैट्स व्हाई दिस इज एवरेज, ठीक है। तो गाइस आपको कॉप-डिगलस फंक्शन गिवन था, आपने सिंपली इसका MPL निकाला और MPK निकाला, ठीक है, ओके फाइन। गाइस आज आप इसका MRS भी निकाल सकते हो, MRS बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, तो MPL डिवाइडेड बाय MPK, MPL आपको पता है, MPL इज व्हाट B1 x by L डिवाइडेड बाय MPK B2 इंटू एक्स बाई के, तो गाइज ये x कॉमन हो गया, k ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा B1K डिवाइडेड बाय B2L, तो गाइज ये आपका MRS हो गया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस कॉप-डिगलस फंक्शन का जो MRS है ये आपका ये है, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते तो आपको जो है MRS मिल जाता। MRS का मतलब कि इस फंक्शन का कितना जो है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ऑन एन एवरेज, ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ MRS, ठीक है। सिमिलरली गाइस आप इसका इलास्टिसिटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो जब आप इसका इलास्टिसिटी निकालोगे गाइस जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो इसका इलास्टिसिटी आपका 1 आएगा, ठीक है, ओके। तो गाइस MPL सिंपल B1 into x by L, similarly MPK you will get this thing, ठीक है। MRS guys same B1 by B2 into K by L, और elasticity of substitution guys just put the value here and get the answer 1, ठीक है, ओके। गाइस इसी कॉप-डिगलस फंक्शन का जो चौथा चीज आता है दैट इज फैक्टर इंटेंसिटी। अगर आपको कोई पूछे कि ठीक है आपको एक कॉप-डिगलस फंक्शन गिवन है और पूछा जाए कि बताओ इस कॉप-डिगलस फंक्शन का फैक्टर इंटेंसिटी क्या है, फैक्टर इंटेंसिटी का मतलब गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट सीखा था, फैक्टर इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है कि कितना लेबर और कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, वी कैन डिटरमाइन बाय सीइंग द फंक्शन, ठीक है। तो गाइस आपको याद रखना है कि फैक्टर इंटेंसिटी जो ना इसका पावर होता है, ये जो B1 और B2 means B1 by B2 you will get the value of L by K, B1 गाइस पावर किस में है L पे है, तो इसीलिए आपको L by K का रेशियो मिल जाएगा। अगर आपको K by L का रेशियो चाहिए तो आपको B2 by B1 करेंगे तो आपको K by L का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस JNU CUT काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है
So what is the factor intensity of this Cobb-Douglas function? ठीक है, तो Cobb-Douglas फंक्शन का जो फैक्टर इंटेंसिटी है गाइस, इट इज मेजर्ड B1 by B2. ठीक है, B1 by B2. गाइस आप खुद सोचो कि अगर B1 by B2, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, x इक्वल टू आपको गिवन क्या था, B नॉट L पे पावर B1, L पे पावर B1 एंड K पे पावर B2, ये आपको गाइस गिवन था. अब मैं बात करता हूँ फैक्टर इंटेंसिटी, जो चौथा फैक्टर है. ठीक है, और गाइस हम लोगों ने सीखा कि फैक्टर इंटेंसिटी क्या होता है, B1 by B2, B1 by B2. और B1 किस चीज पे, लेबर का है. सो ये जो रेशियो है ना, ये आपको लेबर बाय कैपिटल का बताता है. ठीक है, फाइन. गाइस अगर B1 by B2, अगर B1 by B2 ज्यादा है, मतलब हाइयर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये आपका लेबर इंटेंसिव है, isn't it? अगर higher is the ratio of B1 by B2, it means that the more labor intensive the techniques, जो आप टेक्निक यूज कर रहे हो एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपका लेबर इंटेंसिव है. अगर B1 by B2 का अगर रेशियो अगर ज्यादा, लाइक अगर हाई है, if the ratio the higher this ratio, the more labor intensive the technique. Similarly, the lower the ratio B1 by B2, the more capital intensive the techniques. ठीक है, अगर गाइस यही रेशियो अगर B2 by B1 होता, B2 by B1, इसका मतलब कि ये आपका K by L. तो अगर ये अगर ज्यादा से ज्यादा होगा, मीन्स K by L ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका जो टेक्निक है वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव. दिस इज कैपिटल इंटेंसिव. ठीक है, तो गाइस फैक्टर इंटेंसिटी से हम इस चीज को बता सकते हैं कि कौन सा टेक्निक लेबर इंटेंसिव है और कौन सा आपका कैपिटल इंटेंसिव है, बाय यूजिंग द फैक्टर इंटेंसिटी. तो गाइस अगर आपको Cobb-Douglas फंक्शन गिवन है, अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कि ये लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, बस कुछ मत करना, पावर को देखना, बस पावर को B1 by B2 कर लेना. अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये आपका लेबर इंटेंसिव है. ठीक है, मीन्स अगर आपको दो चीज, जैसे आपको दो फंक्शन अगर गिवन है, ठीक है, सिमिलरली लाइक दिस कि बी नॉट लाइक दिस, और आपको अगर पूछा जाए कि बताओ दोनों फंक्शन में से कौन सा ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, तो जस्ट आप पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, दैट्स इट. ठीक है, तो गाइस ये इसका चौथा फैक्टर आता है, दैट इज द फैक्टर इंटेंसिटी इन द Cobb-Douglas फंक्शन. ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट एग्जाम में, CUT में, UGC नेट में, उसके बाद आपका डिफरेंट इंस्टीट्यूट में इसको पूछा गया, फैक्टर इंटेंसिटी, फाइंड आउट द फैक्टर इंटेंसिटी. ठीक है, ओके. द 5 पॉइंट इज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन. एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन गाइस, ये जो है ना, ये जो बीटा, ये जो बी नॉट है ना, ये बी नॉट, ये बी नॉट आपको मेजर करता है एफिशिएंसी पैरामीटर. ठीक है, तो गाइस अगर आपको Cobb-Douglas फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो अगर लेट्स से कि x इक्वल टू 5 L पे पावर लेट्स से B1 एंड K पे पावर B2, और दूसरा आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है कि 7 L पे पावर B1 एंड K पे पावर B2. तो गाइस अगर ये कांस्टेंट ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे कम है ना, तो 5 है, यहाँ पे 7 है, तो मतलब यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो फर्म है उसे ये टेक्निक यूज करना चाहिए, ये टेक्निक यूज करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे एफिशिएंसी ज्यादा मिल रहा है, और यही गाइस इसका एफिशिएंसी पैरामीटर होता है. सो बी नॉट इज द एफिशिएंसी पैरामीटर, isn't it? बी नॉट इज अ एफिशिएंसी पैरामीटर. तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्टर ऑफ production is measured by the coefficient beta naught. Intuitively, it is clear that if two firms have the same capital labor B1 and B2 and still produce a different quantity of output, the difference once can be due to their efficiency level. ठीक है guys,
ये आपको ये चीज बता रहा है कि अगर लेट से कि दो फर्म है और दो फर्म का ठीक है, अगर दो फर्म का ये सेम है, ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, लेबर कैपिटल B1 और B2 ये सेम है। अगर बीटा नॉट अलग अलग है तो इसका मतलब है कि उसका जो पोटेंशियल है आउटपुट को प्रोड्यूस करने का वो अलग अलग होगा। या फिर आप अलग वे से ये भी बोल सकते हो कि कोई दो फर्म अलग अलग आउटपुट को क्यों प्रोड्यूस करता है जबकि उसका लेबर कैपिटल B1 और B2 सेम है, लेकिन फिर भी उसका आउटपुट जो है अलग अलग हो रहा है, क्यों? ड्यू टू दिस फैक्टर। तो यहाँ पे बीटा नॉट का वैल्यू लेट से 5 होगा और यहाँ पे बीटा नॉट का वैल्यू 6 होगा, तो बीटा नॉट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, दैट्स व्हाई द आउटपुट हियर इज इंक्रीजिंग irrespective the labor capital B1 and B2 are same। ठीक है, तो गाइस एफिशिएंसी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन, सो मोर एफिशिएंट विल हैव द लार्जर बी नॉट देन द लेस एफिशिएंट। तो लार्जर बी नॉट, तो बी नॉट का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि बी नॉट एफिशिएंसी पैरामीटर को मेजर करता है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो गाइस रिटर्न टू स्केल जब हम लॉन्ग रन एनालिसिस करेंगे तब वहां पे जो है रिटर्न टू स्केल आता है, ठीक है। तो गाइस इसको हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में रिटर्न टू स्केल क्या होता है, ठीक है। ओके ओके, तो गाइस ये कॉन्सेप्ट आता है लॉ ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। तो गाइस इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि गाइस आप खुद सोचो कि कोई फर्म है, तो फर्म का मेन मोटिव क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करें। हाँ, यही तो मेन मोटिव होता है ना, ज्यादा से ज्यादा हम आउटपुट को प्रोड्यूस करें, ठीक है। ओके फाइन, बट ये जो आउटपुट को गाइस जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टेक्निकली एफिशिएंट होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। और गाइस ये आउटपुट कब इंक्रीज होगा? when this output is increase, जब आप इनपुट को इंक्रीज करोगे तब आउटपुट इंक्रीज होगा, हाँ, ठीक है। तो आउटपुट इज इंक्रीज when we increase the amount of input, ठीक है। ओके फाइन, ओके, तो गाइस आप खुद सोचो कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है, लेट्स से f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल एफिशिएंसी एंड ऑल दिस थिंग, ठीक है। लेट्स से 3 या 2 ही है, ठीक है। तो ये आपका जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ओके, तो गाइस अब यहाँ पे दो चीज आता है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। आप खुद सोचो गाइस, अगर आप शॉर्ट रन की बात करते हो तो गाइस आप कैपिटल को कांस्टेंट रखते हो ना, जो मशीन वगैरह है, अब डे टू डे लाइफ में आप उसको चेंज तो नहीं करते हो ना। मशीन गाइस कब चेंज होता है? 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, तब आप मशीन को चेंज करते हो। सो इन द शॉर्ट रन कैपिटल इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड, ठीक है, कैपिटल ट्रीटेड एज फिक्स्ड, बट द लेबर, हम लोग लेबर को गाइस चेंज कर सकते हैं इन द शॉर्ट रन एज वेल, ठीक है, इन द शॉर्ट रन एज वेल। ओके, और लॉन्ग रन में क्या है कि सारा का सारे इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, चेंज का मतलब इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग रन में हम सारे इनपुट को चेंज कर सकते हैं। और गाइस जब इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा, जब इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। तो गाइस यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, refer to the long run analysis what in production, ठीक है। तो गाइस लॉ ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब हम इनपुट को इंक्रीज करते हैं या फिर इनपुट को चेंज करते हैं तब हमारा आउटपुट भी चेंज होती है, तो उस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्शन। और गाइस जब हम इनपुट को चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है कुछ भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो गाइस जब इंक्रीज होगा
ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो मेरा रिटर्न जो गाइस जो आ रहा है वो डिक्रीज है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। बट ये सारा का सारा चीज कब पॉसिबल है? इन द लॉन्ग रन केस, इन द लॉन्ग रन केस, क्योंकि लॉन्ग रन में हम सारे के सारे फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, और जब हम सारे के सारे फैक्टर को चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट भी गाइस क्या होगा? चेंज होगा। चेंज होगा इतना, इसका मतलब कि वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब है कि वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, अगर वो डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, अगर वो कांस्टेंट है सो दैट इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। ठीक है, ओके ओके। हम्म, तो गाइस ये लॉन्ग रन का केस था। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं, शॉर्ट रन में क्या है कि आप सिर्फ लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हो, ठीक है, अपने फर्म में लेबर को एम्प्लॉयड कर रहे हो, और कैपिटल आपका फिक्स्ड है इन द शॉर्ट रन। तो गाइस आप खुद सोचो, आप ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर कर रहे हो, और हम पढ़े हैं कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा किसी चीज को हायर करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल होती है। हाँ, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? फॉल होगा। तो इसका मतलब है कि जो एमपीएल है वो डिमिनिश होगा। MPL is going to be diminished when we increase only one particular factor, that is labor, and the capital is being constant, isn't it? ठीक है, तो गाइज इससे भी क्या होगा? हमारा आउटपुट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट इससे अगर जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आती है। यहाँ पे गाइज मैं आपको नोट्स के फॉर्म पे दिया हूँ, ठीक है, ओके। तो गाइज आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर ऑफ production. Clearly, this is possible only in the long run. Okay, only in the long run. Thus, the law of return to scale, the law of return to scale uh, refer to the long run analysis of the production. But in the short run, may be increased by using more variable factor while the capital are kept constant. ठीक है, वही बात गाइस कि हम लोग शॉर्ट रन में कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं और लेबर को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम लोग लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा, घटती चली जाएगी। मोर एंड मोर क्वांटिटीज ऑफ दिस फैक्टर आर कंबाइंड विद द अदर कांस्टेंट फैक्टर. So the expansion of the output with one factor constant is described by the law of diminishing return of the variable factor, which is often referred as the law of variable proportion. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो गाइज यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। गाइज वही चीज है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है इन लेमन टर्म? इन लेमन टर्म ये है कि y इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर, एफिशिएंसी एंड ऑल दिस, ये बहुत सारे फैक्टर था। तो यहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने कैपिटल को चेंज कर दिया, और लेट से लेबर और एफिशिएंसी हम शॉर्ट रन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट रन पे चेंज कर रहे हैं। तो गाइस अगर हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को हायर करेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? डिमिनिश होगा, मतलब कम होगा। सिमिलरली एफिशिएंसी का भी इसका क्या होगा? ये भी कम होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एफिशिएंसी क्या होगा? कम होगा। तो ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, बट आउटपुट क्या हो रहा है? ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है ना। हाँ, आउटपुट ओवरऑल इंक्रीज हो रही है। जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करेंगे तो हमारा आउटपुट तो इंक्रीज होगा, भले इसका एमपीएल और एमपी लाइक इसकी एफिशिएंसी पैरामीटर डिक्रीज हो, बट आउटपुट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट ये आउटपुट क्यों इंक्रीज हो रहा है? ये वेरिएबल चेंज होने के कारण, ये वेरिएबल चेंज होने के कारण, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो आउटपुट चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेरिएबल हम लोगों ने चेंज किया। कौन कौन वेरिएबल चेंज किया? लेबर और एफिशिएंसी पैरामीटर। और ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको चेंज किया, इंक्रीज किया, तो इसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एफिशिएंसी हमारा फॉल हुआ। गाइस लेट्स से दिस इज नॉट एग्जैक्ट टर्म, ठीक है। तो एमपीएल क्या हो गया गाइस? मेरा डिमिनिश हो गया, ठीक है। तो इस वेरिएबल के कारण हमारा आउटपुट जो इंक्रीज हुआ, that law is called the law of variable proportion. ठीक, ओके।
तो गाइज यहाँ से दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं कि पहला जो लॉ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन दी शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या है कि हम लोग एक फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं, और बाकी जो अदर फैक्टर है वो हम चेंज करते हैं। और जब गाइस ज्यादा से ज्यादा लेबर को चेंज करेंगे तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फॉल होगी, बट आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो जिस फैक्टर के कारण, जिस वेरिएबल के कारण जो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रही है, दैट दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो गाइस इन द लॉन्ग रन और गाइस हम आपको बताए थे कि लॉन्ग रन में क्या कि दोनों को हम चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी और कैपिटल को भी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो लेट्स से गाइस आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन था एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एल के, ठीक है, एफ ऑफ एल के, ओके दैट्स फाइन। अब क्या हुआ कि हम दोनों को, लेबर और कैपिटल को हमने सेम सेम प्रोपोर्शन से मैंने इंक्रीज किया, सेम सेम प्रोपोर्शन से मैंने इंक्रीज किया। लेट्स से कि मैंने 2 यूनिट से 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 2 यूनिट ऑफ कैपिटल से मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, मैंने इंक्रीज किया। तो अब आपका जो न्यू एक्स नॉट होगा वो क्या होगा, एफ ऑफ के एल एंड के, ठीक है, ओके राइट गाइस। लेट्स से न्यूमेरिकल वैल्यू, लेट्स से हम लोगों ने 2k से इसको इंक्रीज किया, तो एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2l एंड 2k, और ये आपका क्या था, x इक्वल टू एफ ऑफ एल के, हम लोगों ने 2 यूनिट से बढ़ा दिया, और यहाँ पे k इक्वल टू स्मॉल k इक्वल टू 2 है, ठीक है, ओके। तो गाइस हम लोगों ने इनपुट 2 यूनिट से 2 यूनिट से इंक्रीज किया ना, इनपुट को, लेबर और कैपिटल को। तो जब अगर इनपुट को हम लोगों ने 2 यूनिट से इंक्रीज किया, 2 यूनिट से हम लोगों ने इंक्रीज किया, अगर आउटपुट आउटपुट भी अगर 2 यूनिट से ही बढ़े, 2 यूनिट से ही अगर बढ़े, तो हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। गाइस जस्ट टेक ए न्यूमेरिकल एग्जांपल, जैसे यहाँ पे था x इक्वल टू एफ ऑफ एल के, दिस इज योर ओरिजिनल। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि दोनों को हम लोगों ने 2 यूनिट से हम लोगों ने बढ़ा दिया, 2l एंड 2k। तो गाइस 2 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो 2 ऑफ एफ ऑफ एल के, ठीक है। तो 2 यूनिट से हम लोगों ने इंक्रीज किया था, और 2 यूनिट से ही आउटपुट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 2 इंटू दिस इनपुट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोगों ने इनपुट को 2 यूनिट से इंक्रीज किया, बट अगर यहाँ पे लेट्स से अगर 4 हो गया, 2 पे पावर 2 हो गया, लेट्स से 4 हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर 4 हो गया, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने इनपुट को इंक्रीज किया था 2 यूनिट से, बट आउटपुट इंक्रीज हो गया मोर देन 2 यूनिट से, सो दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज कॉल्ड द इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर ये लेट्स से कि हम लोगों ने 2 यूनिट से गाइस इंक्रीज किया था इनपुट को, बट अगर ये 1/2 हो गया, 1/2 एफ ऑफ एल के, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया, तो इनपुट तो हम लोगों ने 2 यूनिट से इंक्रीज किया था, बट आउटपुट हमारा ओनली 0.5 यूनिट से ही बढ़ा, सो दैट इज कॉल्ड अ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज कॉल्ड द डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, दैट्स इट, ठीक है। तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ x नॉट इंक्रीज बाय द सेम प्रोपोर्शन k as the input, we say that there are constant return to scale if x increases less than the proportionally with the increasing in the factor, we have the decreasing return to scale. If x naught increases more than the proportionally with the increasing in the factor, we have called the increasing return to scale, ठीक है। So this is called this three thing guys, ठीक है, ओके ओके। तो गाइस इन जनरल टर्म अगर लेट से x नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एल के यूनिट से आपने इंक्रीज किया, तो आपका ये न्यू बन गया, ये दैट इज योर न्यू लेवल ऑफ आउटपुट। और गाइस अगर हम के यहाँ से कंप्लीटली फैक्टर आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इज कंप्लीटली फैक्टर आउट, एक्स नॉट इक्वल टू
के स्मॉल के एफ ऑफ ln के आ गया। और अगर यहाँ पे k पे पावर कुछ भी होता है, लेट्स से v, दिस इज v, दिस इज v, ठीक है, दिस इज v, ठीक है। तो गाइस एक चीज आपको याद रखना है कि आपने इनपुट जब लैम्डा यूनिट से बढ़ाया या फिर के यूनिट से बढ़ाया या फिर टू यूनिट से आपने इंक्रीज किया, अगर वो 2 यूनिट, अगर वो लैम्डा, अगर वो के कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाता है, कंप्लीटली फैक्टर आउट मतलब कंप्लीटली बाहर निकल जाता है, अगर ये कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाता है, तो इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कि ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। अगर ये के या लैम्डा या 2 अगर कंप्लीटली फैक्टर आउट नहीं हो पाता है, देन दिस इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन होगा वो आपका नॉन होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम लोगों ने दो चीज सीखा, एक सीखा होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि अगर हम इनपुट को टू यूनिट से इंक्रीज करें या फिर लैम्डा यूनिट से इंक्रीज करें या फिर के यूनिट से इंक्रीज करें, अगर के यूनिट या लैम्डा यूनिट या 2 यूनिट कंप्लीटली अगर फैक्टर आउट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो होमोजीनियस है, दैट्स इट। अगर ये कंप्लीटली फैक्टर आउट नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है कि ये नॉन होमोजीनियस है, दैट्स इट, ठीक है, ओके। और गाइस मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि कि अगर ये v इक्वल टू 1 होगा तो ये k बन जाएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CRS। अगर ये v, ये जो पावर है, अगर v इज ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये आपका IRS बन जाएगा। अगर v इज लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ये आपका DRS बन जाएगा, ठीक है। DRS मीन्स डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, IRS मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, CRS मीन्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि a homogeneous function is a function such that if each of the input is multiplied by a k, then k is completely factor out of the function, then the power of v, ये जो v है ना, ये जो power v is called the degree of homogeneity. This v is called as a degree of homogeneity, okay, of the function and is measured of the return to scale, ठीक है। और v जब इक्वल टू 1 होगा तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा, v लेस देन 1 होगा तो DRS होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो IRS होगा, ठीक है, ओके फाइन। गाइस लेट्स से वही आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है, x इक्वल टू बी नॉट एल पे पावर b1 इंटू के पे पावर b2, फाइन। तो गाइस अगर लेट्स से कि मैं के यूनिट या लैम्डा यूनिट या 2 यूनिट से मैं दोनों को इंक्रीज किया, लेबर और कैपिटल को, तो गाइस यहाँ पे जहाँ पे एल था वहां पे पुट करो के एल, तो यहाँ पे के एल पुट किया, के जगह में के, ठीक है, जैसे स्मॉल के मीन्स हम लोगों ने के यूनिट से इंक्रीज किया दोनों फैक्टर को, लेबर और कैपिटल को। तो गाइज यहाँ पे के जो है ना कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया, के कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया, तो ये आपका आ गया के इंटू b1 प्लस b2 x, ठीक है। तो ये जो आपका गाइज फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। तो गाइज अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपको गिवन हो कि एक फंक्शन आपको गिवन है और आपको पूछा जाए कि बताओ ये होमोजीनियस है या नहीं है, तो जस्ट डू सेम थिंग, इंक्रीज बाय लैम्डा लैम्डा यूनिट और टू यूनिट और के यूनिट, अगर कंप्लीटली फैक्टर आउट हो जाता है उसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो आपका होमोजीनियस फंक्शन है। तो गैस यहाँ पे कंप्लीटली फैक्टर आउट हो गया और v इज इक्वल टू b1 प्लस b2। तो गैस अगर यहाँ पे b1 प्लस b2 का वैल्यू 1 होगा तो इसका मतलब है कि ये आपका CRS होगा। अगर b1 प्लस b2 ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब IRS होगा, लेस देन 1 होगा इसका मतलब DRS होगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके गैस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, ओके। To analyze the expansion of output, we need a third dimension. Since along the dimensional diagram, we can depict only the isoquant along with the label of output is a constant, ठीक है। Guys, प्रोडक्ट लाइन कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट लाइन बेसिकली ये चीज बताता है कि जैसे कि गाइस ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है,
तो गाइस जैसे ये वाला पॉइंट, ये आपका लेट से दिस इज योर u1, दिस इज योर u1 u2 u3, ठीक है, ओके फाइन। हाँ, तो गाइस ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या मतलब है मैंने आपको गाइस बता चुका है। इस पॉइंट का मतलब है फैक्टर इंटेंसिटी, इस पॉइंट का मतलब है फैक्टर इंटेंसिटी, ओके। तो गाइस अगर अगर आपका फंक्शन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है मतलब कि आपने 2 यूनिट से अगर इनपुट को इंक्रीज किया तो आपका आउटपुट भी जो है इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है या फिर कांस्टेंट है। तो लेट से अगर आपकी फंक्शन इंक्रीज हो रही है तो लेट से मूव कर गया यहाँ पे, सिमिलरली फिर हम लोगों ने इनपुट इंक्रीज किया तो आउटपुट भी गाइस यहाँ पे इंक्रीज हो गया, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने गाइस एक लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट निकल के आया, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है। अब गाइस हम लोग सारे पॉइंट को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये वाला पॉइंट है तो 4 यूनिट ऑफ लेबर एंड 1 यूनिट ऑफ कैपिटल। अच्छा ये वाला पॉइंट है तो इसका मतलब है 8 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ लेबर। अच्छा ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि 12 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 3 यूनिट ऑफ लेबर। अच्छा ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब है कि 4 यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल एंड 4 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। तो गाइस हम सारे पॉइंट को एनालाइज कर पा रहे हैं with the help of what, this line, with the help of this line or the factor point, isn't it, or the factor point। so guys यही एक कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रोडक्ट लाइन का। so it shows that the physical movement from one isoquant to the another as you move change both factor or a single factor। तो गाइस अगर हम बोथ फैक्टर को अगर हम चेंज किए तो बोथ फैक्टर को जब चेंज करेंगे तो आपका आइसोक्वांट कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो लेट्स से हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया कि अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रही है, ओके। प्रोडक्ट कर्व इज ड्रॉन इंडिपेंडेंटली ऑफ द price of a factor of production. It does not imply any actual choice of expansion which is based on the price of factor and is shown by the expansion path। Guys क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो है आप सिर्फ और सिर्फ कैपिटल और लेबर मतलब आप इंटेंसिटी को आप यहाँ पे जो है एनालाइज कर पा रहे हो कि अच्छा ये पॉइंट पे कैपिटल इंटेंसिव है, अच्छा ये पॉइंट पे लेबर इंटेंसिव है, बट हाँ उसका कितना प्राइस है आप ये चीज को यहाँ पे एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। वनली एंड वनली के बाय एल रेशियो को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो विद दिस लाइन, ठीक है। And it describes the technically possible alternative path of expanding output. What path will be actually be chosen by the firm will depend on the price of a factor. The curve passes through origin if all the factors are variable. If only one factor is variable, the line is a straight line parallel to the axis of the variable factor, and then the k by l ratio diminishes along the product line, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब ये है सिंपल लेमन टर्म में कि जैसे यहाँ पे आपको 3 ग्राफ गिवन है, पहला कि कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट है और लेबर को जो है चेंज किया जाता है, लेबर को इंक्रीज किया जाता है। तो गाइस जाहिर सी बात है जब आप लेबर को इंक्रीज करोगे तो आपका क्या आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका आइसोक्वांट कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है, पहली बात। यहाँ पे भी सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि दोनों फैक्टर को आप चेंज कर रहे हो, लेबर को भी और कैपिटल को भी। तो गाइस आपका आउटपुट इंक्रीज होगा और जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो आपका आपका जो आइसोक्वांट कर्व है ये भी शिफ्ट होगा, ठीक है, ये भी शिफ्ट होगा, ओके ओके। बट गाइस अगर यहाँ पे ओनली वन फैक्टर अगर चेंज हो रही है और दूसरा फैक्टर कांस्टेंट है तब इस केस में आपका जो लाइन है, दिस लाइन, okay, this line is horizontal, this line is horizontal, this line is what, प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। बट अगर आपका दोनों फैक्टर अगर वेरिएबल है तब आपका जो लाइन होगा गाइस ये आपका पासिंग थ्रू ओरिजिन से पास करेगा, ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। कब, जब आपका एक होमोजेनियस फंक्शन हो और दोनों फैक्टर चेंज हो रही है इन द लॉन्ग रन पे, तब आपका जो लाइन है ये आप पास करेगा जीरो से,
ये बात तो गाइस यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके फाइन। अब दूसरी पॉइंट गाइस, ये चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गाइस गिवन है कि दिस लाइन डिस्क्राइब द टेक्निकली पॉसिबल ऑल्टरनेटिव पाथ ऑफ एक्सपेंडिंग आउटपुट। एक्सपेंडिंग आउटपुट मैंने आपको बताया कि जैसे ये वाला पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने ये वाला पॉइंट निकाला, ये वाला पॉइंट निकाला, ये वाला पॉइंट निकाला, ये वाला पॉइंट निकाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो गाइस ये वाला पॉइंट का क्या मतलब है? दैट इज k by l रेशियो। तो हम सारे पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज p1, दिस पॉइंट इज p2, दिस पॉइंट इज p3, p4, p5 एंड p6। तो हम सारे का p1, p2, p3, p4, p5 एंड p6 सारे का हम लोग k by l वैल्यू निकालेंगे। इसका भी k by l वैल्यू निकालेंगे, इसका भी k by l वैल्यू निकालेंगे, इसका भी k by l, इसका भी k by l, इसका भी k by l। और हम देखेंगे कि k by l जो रेशियो है, ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे जो है k by l का जो रेशियो है, ये कुछ आ रहा है, यहाँ पे 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 कुछ वैल्यू आ रही है और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे प्राइस को इंक्लूड कर लेंगे कि अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज किए तो k by l रेशियो अच्छा इतना आया। अच्छा इसका प्राइस जो है लेट्स से समथिंग है, सो k by l इंटू प्राइस। तो अब हम लोग इसका जो प्राइस के साथ इंटू करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग इसको प्राइस के साथ इंटू करके अब हम लोग देखेंगे कि सबसे कम कहाँ पे हो रही है, सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, और वही पॉइंट हम लेंगे। तो हम गाइस यहाँ पे चूज कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पॉइंट अवेलेबल है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पॉइंट अवेलेबल है। सो वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटिव पाथ को गाइस हम जो है डिसाइड कर सकते हैं अपने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए with the help of price factor, with the help of the price factor. So that is the meaning of guys product line, ठीक है? ओके। और गाइस नॉन होमोजेनियस के केस में कुछ इस प्रकार का आपका जो है प्रोडक्ट लाइन होगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। among all possible the line of a particular interest are the so called the isoclines, ठीक है। So an isoclines is the locus of point of a different isoquant at which the MRS of a factor is constant, ठीक है। तो जहाँ पे MRS वहाँ पे जो constant आ रही है that it will give you the isocline, ठीक है। So if the function is homogeneous, the isocline or straight line through the origin along any isocline, the k by l ratio is constant. K by l ratio is constant. Of course, the k by l ratio is different for the different isocline. 3.16. ठीक है, and the k by l ratio change along each isocline, ठीक है। गाइस इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग ये है कि isocline is a locus of a point of a different isoquant at which the MRS of a factor, guys जैसे ये वाला है, मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ गाइस, लाइक दिस पॉइंट, इसका टेंजेंट ये है, ये टेंजेंट गाइस, ये टेंजेंट पैरेलल है ना। तो गाइस जब अगर आपका टेंजेंट पैरेलल है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्लोप भी कांस्टेंट है। तो इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि गाइस इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल है, और गाइस जब टेंजेंट पैरेलल होगा तो स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप का मतलब एमआरएस कांस्टेंट है, isn't it? मतलब एमआरएस कांस्टेंट है। तो गाइस इसी जब हम लोग इस ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज P1, दिस पॉइंट इज P2, दिस पॉइंट इज P3, जब हम लोगों ने लाइन को जो मिलाया, दिस लाइन, तो लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट, the locus of the point of a different isoquant at which the MRS of factor is constant, this line is sometimes called a isocline. So this line is also called a isocline. Only the locus point means here to here, only here to here. This path or this line is called a isocline. ठीक है, this called as isocline. तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और गाइस ये पॉइंट का मतलब क्या था? k by l
k/l k/l, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि along any isocline the k/l ratio is constant, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि डिफरेंट आइसोक्लाइन का अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। k/l रेशियो चेंज along each isocline on a different isocline, ठीक है। जैसे ये वाला, तो गाइस इसका वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हुआ, क्यों? क्योंकि इसका आइसोक्लाइन अलग अलग है, ठीक है। तो गाइस अगर आइसोक्लाइन पे अगर सारी पॉइंट है तो उसका मतलब है कि उसका जो वैल्यू है, उसका जो स्लोप है वो सेम आएगी। बट हाँ, विद इन आइसो पॉइंट में जो आइसोक्लाइन का वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, बट थ्रू आउट द आइसोक्लाइन द स्लोप इज कांस्टेंट, दैट इज द मीनिंग, ठीक है। ओके, तो गाइज हम लोगों ने जो चीज पढ़ा वही चीज एक चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे तो जो भी चीज गाइज हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, ऑल फैक्टर वेरिएबल, लॉन्ग रन, लॉग वेरिएबल, स्केल, सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो वही चीज गाइज यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चार्ट को गाइज एक बार आप ध्यान से देख लेना एंड यू विल बी समराइज ऑल दिस थिंग टुगेदर, ओके। ओके